हेलो क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के फिज़िक्स चैप्टर मोशन का एक टॉपिक रेफरेंस पॉइंट। ओके। अच्छा, इससे पहले हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी बेटा? इस चीज़ से पहले हमने बात की थी मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है। और ओके, आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट की। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? तो रेफरेंस पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जो मैंने मेरी जो पहली वाली वीडियो थी लेक्चर 1 की, उसमें जो मैंने आपको एरोप्लेन वाला क्वेश्चन दिया था। चलिए, तो मैंने आपसे ये कहा था मैंने आपसे कहा था कि ये एरोप्लेन है। ओके, ये एरोप्लेन है जो उसी वेलोसिटी जो उसी स्पीड से आगे जा रहा है जितने स्पीड से ये राज आगे जा रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि अब इस राज के हिसाब से क्या ये प्लेन मोशन में होगा या नहीं होगा, या फिर ये पायलट क्या पायलट के हिसाब से राज मोशन में होगा या नहीं होगा, मतलब एक दूसरे के हिसाब से ये दोनों रेस्ट में होंगे या फिर मोशन में होंगे। तो इसका आंसर है कि राज के हिसाब से ना, ये जो प्लेन है ये कैसा है, ये रेस्ट में है। अब रेस्ट में क्यों है? क्योंकि जहाँ प्लेन जा रहा है, जिस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में राज भी जा रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2000 किलोमीटर अगर मैं मानता हूँ तो ये डिस्टेंस आगे भी बरकरार रहने वाला है। ओके, यानी कि, और मैंने क्या कहा था कि मोशन तभी माना जाता है जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, अगर वो चेंज होता रहे। लेकिन यहाँ पर तो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आगे भी चलता ही मेरे कहने का मतलब आगे भी ये डिस्टेंस ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। और यही वजह है कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ओके, ये था इसका आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं रेफरेंस पॉइंट। बेटा देखो, ये पायलट के हिसाब से राज भी रेस्ट में है, ठीक है? पायलट के हिसाब से भी तो राज रेस्ट में है, और राज के हिसाब से पायलट भी रेस्ट में और प्लेन भी रेस्ट में। ओके, डिस्टेंस बरकरार है। अगर इन दोनों की स्पीड में चेंज होता तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना मोशन में होते। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट। देखिए, रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच द मोशन इज ऑब्जर्व। मतलब कि पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, क्या बताऊँ, जैसे ये कोई चाइल्ड है जो खड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ से एक बाइक जो है वो क्या हुई, वो यहाँ से इस तरह से जा रही थी आगे की तरफ। ओके, ये बैठा हुआ था या फिर खड़ा हुआ था। ओके, तो ये जो बाइक थी ना, बाइक यहाँ से आई और यहाँ से इसके सामने से निकल गई। तो अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या है? मतलब कि इस बाइक के मोशन को कहाँ से देखा जा रहा है, मतलब किस पॉइंट से देखा जा रहा है? वो इस चाइल्ड के पॉइंट से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ना जो चाइल्ड है वही एक रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। कुछ नहीं होता रेफरेंस पॉइंट सिर्फ वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी मोशन ऑब्जर्व किया जाता है। बात आई समझ में? जैसे चाइल्ड था, अब इसे मैं या चाइल्ड कह लूँ या फिर रेफरेंस पॉइंट कर लूँ, मतलब यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। ठीक है, बाइक ऐसे आई और मोशन को कहाँ से देखा जा रहा था? इस पॉइंट से, इस चाइल्ड के इस चाइल्ड के जो यहाँ पर खड़ा हुआ है एज अ रेफरेंस पॉइंट ये बना हुआ है, यहाँ से इस बाइक को ऑब्जर्व किया जा रहा था जो कि चल रही थी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर ये भी इसी के साथ
अगर ये भी इसी के साथ उसी स्पीड से चलता ना आगे, मतलब दोनों सेम स्पीड से अगर आगे चलते ना, तो रेफरेंस पॉइंट ये नहीं होता, ये रेफरेंस पॉइंट बेटा नहीं होता। फिर भाई फिर तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो जाते ना, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में चेंज ही नहीं होता। बात आ रही है आपको समझ में? तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा, इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रही है बाइक की इसके हिसाब से, और इसीलिए चाइल्ड जो है ये क्या बना हुआ है, रेफरेंस पॉइंट। ओके, आशा करता हूँ रेफरेंस पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन। ओके, अच्छा एक चीज़ और, वहीं अगर जो बंदा है बाइक जो चला रहा है, क्या ये रेफरेंस पॉइंट होगा? बताइए। ये रेफरेंस पॉइंट नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो इसी के साथ है ना, ये तो इसी के साथ है। मोशन को ये ऑब्जर्व कहाँ कर पा रहा है भाई? ये जो है, ये जो बाइकर है, ये तो मोशन को तभी ऑब्जर्व कर पाएगा जब इसके और इसके मतलब बाइक के और इस बाइकर के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा। ओके, तो जो ऑब्जर्वर होता है ना, जो ऑब्जर्वर होता है वही रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, अगर यहाँ पर कोई पेड़ भी खड़ा होता ना, यहाँ पर कोई पेड़ खड़ा होता, यहाँ पर अगर कोई पेड़ भी खड़ा होता और वहाँ पर अगर कोई इंसान बैठा होता और इस बाइक को जाते हुए देखता ना, तो वो पेड़ भी रेफरेंस पॉइंट होता, वो बच्चा भी रेफरेंस पॉइंट होता। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। बात आई समझ में? चलिए चलिए भाई, अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ डिस्टेंस 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 चेंज, डिस्टेंस वेरी। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है बेटा, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, अभी अच्छे से समझाऊंगा, पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, कुछ भी। बेटा देखो, डिस्टेंस कुछ नहीं होता, ये एक लेंथ होती है बेटा। किसकी लेंथ? रास्ते की लेंथ, एक पथ की लेंथ। ओके, मान के चलिए ये विकी नाम का लड़का है। ओके, इसने क्या किया, ये यहाँ से थोड़ा दूर, यहाँ पॉइंट ए से, मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया। ओके, कैसे गया? इस तरह से। तो देखो, ये रास्ते की लेंथ ही तो है, ये रास्ते की लंबाई ही तो है, ये पथ की लंबाई ही तो है। तो एक्चुअल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल, मतलब कि वो हर मोड़ को नापेगा, मतलब ये पाथ डिपेंडेंट टर्म होती है बेटा, डिस्टेंस, ये पाथ डिपेंडेंट टर्म होती है। ओके, तो इस विकी ने क्या किया, ये ए पॉइंट से पहले ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये ऊपर गया, और इस तरह से इसने जितना भी पाथ लेंथ को, रास्ते की लंबाई को जितना इसने कवर किया ना, उसी रास्ते की लंबाई को कहते हैं बेटा डिस्टेंस। पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी कि बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है ना, जो कवर की जाती है इस बॉडी के द्वारा, उसे कहते हैं डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये यहाँ पर खड़ा हो गया, फिर बाद में मान लेता हूँ 10 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 10 मीटर। ओके, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 मीटर। चलिए बेटा, एक और होता है डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं इस डिस्टेंस की एग्जांपल दे दूं। ये तो एग्जांपल हो गया था डिस्टेंस का, दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं। ये ए से बी सी डी,
मान लो ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2, 3, 4, 1। ओके, डिस्टेंस मतलब बंदा यहाँ से उसने भागना शुरू किया और वो यहाँ पर खड़ा हो गया। ओके, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 + 3 + 4 + 1, तो कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर डिस्टेंस आ गया। बात आई समझ में? मतलब जिस जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है ना, वो सारे डायरेक्शंस को हमें क्या करना है, मतलब जिस जिस लेंथ को, जिस जिस डायरेक्शन में वो जितना लेंथ को कवर करना है ना, वो सारी लेंथ हमें ऐड करके लिख देनी है। तो ऐसे कहते हैं हम डिस्टेंस। ओके, चलिए। और बच्चों अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। बेटा देखो, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है, लेकिन इन दोनों में कॉमन बात यह है कि डिस्टेंस भी एक लेंथ होती है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक लेंथ होती है। तो बेटा इस डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट का हम तो देख लेते हैं। तो देखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ between initial and final point। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, क्या समझ में आया इससे भाई? इससे हमें समझ में क्या आया? देखिए, ये एक ऐसी लेंथ होती है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की होती है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान के चलते हैं ये कोई व्यक्ति है जो जा रहा है। ओके, ये पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर ये इस डायरेक्शन में गया, फिर ये इस डायरेक्शन में गया। ओके, मान लेता हूँ 5 मीटर ये ए से बी गया और 4 मीटर बी से सी गया और 6 मीटर सी से डी गया। ओके, ए से बी 5, बी से सी 4 और सी से डी 6। चलिए, इसने ना चलना यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला और यहाँ पर बेटे आके ना ये रुक गया। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से इसने मतलब जो है ये रुक गया। ओके, तो देखो, जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है ना, जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल पॉइंट। ओके, उस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल पॉइंट। तो ये ए क्या है? यहाँ पर ये जो ए है ना, ये होता है इनिशियल पॉइंट। ओके, और जहाँ पर वो रुक जाता है ना, जहाँ पर जाकर अपनी मंजिल पर जाकर जब कोई रुक जाता है ना, तो उस पॉइंट को कहते हैं बेटा फाइनल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट। यानी कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट है डी। ओके, अच्छा, डेफिनेशन पढ़ो। इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ होती है ना, शॉर्टेस्ट, जो स्ट्रेट होती है, उसी लेंथ को हम कहते हैं बेटे डिस्प्लेसमेंट। और ये हमेशा स्ट्रेट होता है और डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, जो मैं लेंथ अगर बताना चाहूँ तो क्या होगी? वो यही तो होगी, ए से डी तक की। ये कुछ इस तरह होगी बेटे, मैं थोड़ा स्केल ले लेता हूँ जी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ। ओके, तो देखिए,
इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, और इन दोनों के बीच की दूरी होती है ये। अच्छा, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई बताना ज़रा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, इसमें मुझे डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस तो बेटा देखो, जिस जिस डायरेक्शन में वो गया है, उन सारे डायरेक्शंस की पाथ लेंथ को हम ऐड करके क्या करते हैं, डिस्टेंस उसका निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा, अगर पूछा कि डिस्टेंस इसने कितना डिस्टेंस क्या कहते हैं कवर किया है, तो कितना होगा 5 + 4 + 6, तो कितना हुआ 10, 15 मीटर। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे तो क्या होगी भाई, ये लेंथ ही तो होगी, और ये लेंथ बेटा हमेशा डिस्टेंस से छोटी होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हमेशा छोटा होता है। तो इसे मैं मान लेता हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, आई थिंक 10 मीटर इसे मान लेते हैं, इस लेंथ को 10 मीटर मान लेते हैं। तो 10 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्टेंस कितना था 15 मीटर हो गया। ओके, चलिए देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ। When initial and final point lie at the same position, then displacement always be 0। देखिए, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पर ही लाई कर जाते हैं ना, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पर ही लाई कर जाते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। मैं आपको समझाता हूँ बेटा कैसे। देखिए, मान के चलते हैं कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से रुकिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये और ये और ये, ओके, 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, ओके। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया बेटा, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, और दोबारा ना ये पता है क्या हो गया, दोबारा ये, और दोबारा यही बंदा कहाँ पर आकर रुका, यहाँ से कहीं ऐसे करके आया और दोबारा यहीं आकर रुक गया, दोबारा यहीं आकर रुक गया, या तो वो यहीं से ऐसे करके चल के ऐसे करके वापस आ गया, या फिर ऐसे करके आया होगा कुछ इस तरह से, उसी पॉइंट पर आ गया होगा शॉर्टकट लेके, या फिर यहीं से आधा चला होगा फिर वहीं से आया होगा। मतलब कि जहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ, जहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ ना, वहीं पर इसका फाइनल पॉइंट ख़त्म हो गया। मतलब कि यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, और यहीं पर आके ये घूम फिर के जहाँ से भी ये इसी पॉइंट पर आ गया बेटा। फाइनल पॉइंट भी इसका यही, फाइनल पॉइंट भी इसका यही, मान के चलता हूँ ये ऐसे ही आ गया, चलिए ये ऐसे आ गया, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो सबसे पहले तो आप मुझे इसमें डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो बेटा सीधा है, डिस्टेंस ये 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 ये, और इस पूरे को मैं 10 मीटर मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिस्टेंस कितना होगा, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा
डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा 0। बात आई समझ में? डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है बेटा? देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता था मेरे भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, यानी कि जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है और जहाँ पर मोशन खत्म हुआ है ना, उन दोनों के बीच की दूरी। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई लेंथ है क्या? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कुछ दूरी कुछ दूरी है क्या? नहीं है। अगर ये यहाँ पर भी बंदा रुक जाता ना, अगर ये बंदा ऐसे चल के यहाँ पर भी रुक जाता ना, तो भी कोई ना कोई लेंथ ऐसे करके हो जाती, ऐसे करके ये बच जाती, लेंथ हो जाती। लेकिन भाई ये तो घूम फिर के यहीं पर आ गया ना, तो अब इसी पॉइंट में, अब इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो इन दोनों के बीच में कोई लेंथ तो है ही नहीं। अगर ये यहाँ पर भी होता ना बंदा, यहाँ से चल के यहाँ पर अगर फाइनल पॉइंट होता, तो भी ये लेंथ हो जाती, तो भी 0 नहीं होती। लेकिन ये तो ए से चला और ए पर ही वापस आ गया, तो बेटा लेंथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई लेंथ बची ही नहीं, बची ही नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। आपको बात आई क्या समझ में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? आशा करता हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं कुछ और एग्जांपल और डिफरेंशिएट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए बेटा, देखिए ये ऐसे, देन फिर ये ऐसे, ए बी सी, यहाँ से इसने भागना स्टार्ट किया और यहाँ पर ये खड़ा हो गया। ओके, 10 मीटर 10 मीटर। ओके, तो ये जो बॉडी है पहले कैसे गई? पहले गई ऐसे, देन फिर ऐसे गई। अच्छा, तो चलिए आप मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं? डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए डिस्टेंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ये लेंथ देन फिर ये लेंथ, यानी कि 10 मीटर प्लस 10 मीटर क्या हो गया? 20 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बताने से पहले आपको बेटा हमेशा डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, यहाँ से भागा वहाँ रुका। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो क्या होगा? ये होगा ना, ये बेटे ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो अब डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा? अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? मुझे तो नहीं पता, होगा कुछ, लेकिन ना 10 होगा ना, ये 10 तो होगा नहीं। अच्छा, अब देखिए, ये मुझे बताइए एक तरह से क्या बन रहा है? ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है, 90 डिग्री का ये ट्रायंगल है। बेटा देखो, ये जो ट्रायंगल है ना, मैं देखिए, ये ट्रायंगल की ये जो नीचे वाली साइड होती है ना, ये इसे कहते हैं हम बेस, और ये जो साइड वाली होती है ना, ये जो साइड वाली लेंथ होती है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो सामने वाली साइड होती है ना, ये जो टेढ़ी सी, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ओके, तो बेटा देखो, जब भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो ना, जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा हो, अब ये एक तरह से ट्रायंगल ही तो बन गया भाई। मुझे ये इसकी ये वाली लेंथ निकालनी थी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट थी। अब जैसे ही मैंने इस लेंथ को ऐसे करके जोड़ा, तो ये एक तरह से ट्रायंगल बन गया। अब मैं इस लेंथ को कैसे निकालूंगा बेटा? इस लेंथ को निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है। इस लेंथ को निकालने के लिए मेरे पास राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? उस फॉर्मूले को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम।
और इस पाइथागोरस थ्योरम की क्या होती है बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस एच का स्क्वायर बराबर इस पी का स्क्वायर प्लस इस बी का स्क्वायर। तो अब मुझे एच निकालनी है ना, मुझे एच निकालनी है ना, तो मैं एच निकाल लूँगा। क्योंकि एच मैं क्यों निकालूँ, क्योंकि एच मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ही एच के बराबर होगी, मतलब कि हाइपोटेनस ही बराबर होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो देखिए क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है। अच्छा, मुझे पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मुझे यहाँ से पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए पी की दी है 10 मीटर और बेस की भी 10 मीटर। तो अब इन वैल्यूज़ को मैं इसमें फिट कर दूंगा। तो पी की वैल्यू कितनी है, 10, ओके 10। अच्छा, पी पर स्क्वायर लगा तो मैं भी स्क्वायर लगा दूंगा। बी कितना है, 10 स्क्वायर, ओके। चलिए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100। बेटा इतनी मैथ्स तो आपको आती है ना, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 10 का स्क्वायर, अच्छा मैं बता ही देता हूँ, जब भी किसी की पावर ये होती है ना तो इसका मतलब क्या होता है 10 इंटू 10। अगर 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 3 इंटू 3, ओके। अगर 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि जितनी पावर होती है उतनी ही बार मल्टीप्लाई उसी सेम नंबर से हो जाता है, ओके। अब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि 10 इंटू 10 करेंगे तो बेटा 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा ना, ऐसे 100 100। अब ये 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200, ओके। अच्छा, मुझे बेटा एच की वैल्यू निकालनी है, एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो जब जब मैं इसको हटाऊंगा ना, मैं ये चाहता हूँ कि 2 हट जाए यहाँ से। तो जब भी हम 2 को हटाते हैं ना तो इक्वल 2 के साइड में जो भी नंबर होता है ना उसके अंदर, उसके ऊपर ये अंडर रूट चढ़ जाता है, ओके। उस पर क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट। तो एच की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों अंडर रूट के 200, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा अंडर रूट का 2, ये अंडर रूट का 2 मीटर, ओके बेटा। इसे बाद में हम फैक्टर भी कर लेते हैं, लेकिन वो तो बात की बात है, ये तो अभी कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे ना वो कुछ इसी तरह के होंगे, वो कुछ इसी तरह के होंगे। उसमें आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, ओके। तो चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। ये एंड ये ए बी, ओके। तो आप मुझे ये बताइए, रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3, इन तीनों रास्तों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। वीडियो पॉज करो, सोचो। देखिए, जो 1 वाला रास्ता है वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है, क्योंकि ये पाथ डिपेंड प्रॉपर्टी बेटा, रास्ते के हिसाब से होती है। और 3 जो है वो भी डिस्टेंस है, बट जो जो हमारा सेकंड पॉइंट है ना वो है डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, ओके। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। चलिए एक चीज़ और देखिए, ये कोई सर्किल है, ओके। तो बेटा ये जो, और इसका ये जो रेडियस है बीच का, इसे तो आप जानते होगे। देखिए, कोई भी जैसे सर्कल होता है, जैसे ये जो कोई भी सर्कल होता है तो इसके सेंटर से लेके इस सर्कल की किसी भी बाउंड्री से अगर मैं किसी लाइन को जॉइन कर दूं ना तो ये क्या कहलाता है, ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती है बेटा, रेडियस। ये लाइन क्या कहलाती है, रेडियस। ऐसे ही ये भी कोई सर्कल है, अच्छा, ये भी कोई सर्कल है, अच्छा, और इसका ये सेंटर है।
अच्छा, अगर मैं इसके सेंटर से कोई लाइन ऐसे बना दूँ ऐसे करके, सेंटर से जानी चाहिए हमेशा वो, और दोनों ही बाउंड्री को वो टच करनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक बाउंड्री को टच कर रही थी वो लाइन यहाँ, लेकिन यहाँ पर सर्कल की दोनों ही बाउंड्रीज को लाइन जो वो टच कर रही है। लेकिन शर्त यह है बेटा, ये लाइन आपको ऐसे नहीं बना देनी, ये ऐसे ना, सेंटर से होकर जानी चाहिए वो लाइन। तो जब ये सेंटर से होकर जब कोई लाइन जाती है ना जो सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच करती है, तो इसको कहते हैं हम डायमीटर। इसको हम कहते हैं बेटा डायमीटर। ओके, चलिए। तो बेटा एक चीज़ और, ये जो सर्कल है ना, ये एक तरह की लेंथ ही तो है, ये एक तरह की लंबाई ही तो है। अगर मैं इस सर्कल को इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऐसे करके तोड़ दूं और ऐसे करके मैं ऐसे 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 निकाल दूं, तो वो लंबाई ही तो होगी, एक तरह से डिस्टेंस ही तो होगा वो। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बेटा सर्कल का, ये डिस्टेंस होता कितना है? ये डिस्टेंस होता है बेटा, इस सर्कल के इस पूरे डिस्टेंस को पता है क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, इस सर्कल को कहते हैं सरकमफेरेंस। और ये जो सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस क्या है? सर्कल का डिस्टेंस, सर्कल्स डिस्टेंस, या फिर सर्कल की लेंथ कह सकता हूँ मैं, लेंथ कह लूँ, और लेंथ को ही तो डिस्टेंस कहते हैं। ये कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये जो पाई है ना बीच में, देखिए 2 तो हमें पता है, 2 तो 2 है ही। ये जो पाई है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कितनी होती है? 22/7, और हम कभी कभी इसे 3.14 भी लिखते हैं। और ये जो आर है ये होता है बेटा रेडियस, सर्किल का रेडियस। ओके, देखिए ये थोड़ा सा बेसिक का ये बेसिक मैथ्स है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मैथ्स में थोड़ा वीक हैं। ओके, इसीलिए मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये आगे काम आएंगे। जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है वो वीडियो को क्या कहते हैं स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये उन लोगों के लिए जिन्हें जो छोटी छोटी मैथ्स में जो क्या कहते हैं वो उन्हें नहीं आती। ओके, अच्छा चलिए। तो ये रहा सर्कल। मान के चलता हूँ कि ये जो लेंथ है ना, मतलब ये जो रेडियस है सर्कल का, ये है 1 मीटर। अच्छा 2 मीटर मान लेता हूँ, 2 मीटर, 2 मीटर या फिर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। अब किसी ने मुझसे पूछा भाई ये सर्कल की लेंथ बता दो, मतलब कि सर्कल की ये जो सर्कल की जो सरकमफेरेंस है ना, ये सरकमफेरेंस बता दो। तो भाई मैं बता दूंगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो मैं बता दूंगा, सरकमफेरेंस पूछा है ना उसने, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr, 2πr होती है। ओके, 2। अच्छा अब क्या है? मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा मैं। अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा फिक्स होती है, 22.7 लिख लो या फिर 3.14 लिख लो। तो मैं 3.14 लिख लेता हूँ। ये आपको ये तो पता है ना, जब बीच में कोई भी मैथमेटिकल साइन नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर से फिर जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है? अच्छा मल्टीप्लाई, फिर आर कितना है? आर मैंने आपको बता दिया। रेडियस कितना है? रेडियस है 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, मेरी सर्कल की लेंथ निकल आएगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस निकल आएगी। तो कितना हो गया? 2 2 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा? 16, 4 5 12 मीटर। ये आ गई बेटा, ये रही हमारी सर्कल की सर्कमफेरेंस। तो ये एक तरह से क्या है? लेंथ ही तो है, लेंथ ही तो है बेटा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो सर्कल होता है ना, ये जो सर्कल होता है, तो देखिए ये एक तरह से रेडियस है ना, ऐसे ही ये भी रेडियस होगा, ऐसे ही ये भी रेडियस होगा, है ना? लेकिन अगर देखिए, अगर जैसे ये कोई सर्कल है, इसका ये कोई रेडियस है 4 मीटर। अच्छा अगर मैं इस लाइन को यहाँ से भी जॉइंट कर दूँ तो वो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी तो रेडियस होगी, ऐसे करके। मतलब सीधी है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मतलब कि ये भी रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस है।
तो अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी, यानी कि रेडियस चाहे यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो, हमेशा सेम ही रहता है, तो ये भी 4 मीटर होगी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं इन दोनों रेडियस को ऐड कर दूँ, मतलब कि ये वाला रेडियस प्लस ये वाला रेडियस अगर मैं ऐड कर दूँ, तो मेरी ये पूरी लाइन नहीं बन जाएगी बीच में से जाती हुई? क्या ये मेरी पूरी लाइन नहीं बन जाएगी? अगर लाइन बन जाएगी तो वो तो डायमीटर हो जाएगा। तो जो रेडियस, अगर मैं रेडियस प्लस रेडियस कर दूं ना, तो वो डायमीटर होगा। अरे बेटे, आधा रेडियस प्लस दूसरा वाला आधा रेडियस क्या होता है? डायमीटर ही तो होता है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर देता तो क्या आ जाती इसकी लेंथ? 4 रेडियस ये, 4 रेडियस ये, दोनों रेडियस को ऐड किया तो 8 रेडियस आ गया, सॉरी 8 डायमीटर आ गया। ओके। और वहीं डायमीटर का, अगर ये जो पूरा ये है, अगर डायमीटर का अगर मैं आधा निकालूँ तो डायमीटर का आधा इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा डायमीटर का। अरे ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर का आधा कितना होगा? इतना या फिर इतना। तो डायमीटर का आधा क्या कहलाता है? डायमीटर का आधा कहलाता है रेडियस, और रेडियस का डबल क्या कहलाता है? रेडियस का डबल कहलाता है डायमीटर। तो इसके मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखिए, सरकमफेरेंस जो होती है, सरकमफेरेंस जो होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये कितनी होती है? 2πr। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, रेडियस, रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा। अच्छा, मैंने ऐसे 2 से डिवाइड क्यों कर दिया? बेटा, जब भी किसी चीज़ को 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि मैंने उस चीज़ का आधा कर दिया, मतलब कि मैंने डायमीटर का आधा कर दिया। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इज इक्वल्स टू d/2। तो ये हो गया बेटा रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2r। देखिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, d इज इक्वल्स टू 2r। जब भी मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना 2 से, तो उसका मतलब होता है दुगना। अगर मैंने यहाँ पर रेडियस का मल्टीप्लाई 2 से किया है, मतलब कि रेडियस का दुगना, और रेडियस का दुगना ही तो डायमीटर होता है। तो अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और अगर आपको डायमीटर निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आए कैसे मैंने आपको बता दिया। सॉरी, मैंने कॉपी नीचे नहीं की। ये दोनों फॉर्मूले आए कैसे मैंने आपको बता दिया। और जो सरकमफेरेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो कितनी होती है? 2πr। ओके, तो ये तो रही थी सर्कल की थोड़ी सी बेसिक बातें। सर्कल के ऊपर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाता है, और बहुत पूछा जाता है, और बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होती हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो सारी बातें हैं ना, मैं इन्हें करूँगा नेक्स्ट वाली मेरी जो वीडियो आएगी उसमें। ओके, आप ये कुछ पॉइंट्स लिख लेना बेटा, आप कुछ पॉइंट्स लिख लेना जो भी बहुत ज़रूरी है, कि जो मेरा डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है वो बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ओके, दूसरी बात क्या है? अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स लाई एट सेम पोजीशन, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके, और एक बात और, डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। किस कंडीशन में होगा ये बेटा? देखो, डिस्प्लेसमेंट, देखो वैसे तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, और डिस्टेंस जो है वो कभी कभी बराबर भी आ जाता है डिस्प्लेसमेंट के। तो वो किस कंडीशन में हो सकता है? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन जाए, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा रास्ता होना चाहिए वो,
बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे मुड़े। तो उस कंडीशन में पता है, अगर ये 10 मीटर है, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर ये बैठ गया, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताइए भाई डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये तो एक ही लाइन मुझे दिख रही है, तो डिस्टेंस तो ये है। हाँ सही बात है, डिस्टेंस ये है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी क्या होता है, वही तो होता है। तो कितना है, मुझे साफ दिख रही है 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 10 होगी। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है ना, बिना पीछे मुड़े, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए, केवल पीछे ही मुड़ना नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ना पीछे मुड़े, ना ऊपर मुड़े, ना नीचे मुड़े, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा डिस्टेंस के। ओके। अच्छा, और बड़ा ये कब कब हो जाता है, ये डिस्टेंस से बड़ा ये बड़ा कब हो जाता है, अगर मैं इसे ऐसे मुड़ा देता, ओके, ऐसे मुड़ा देता। तो अब अगर ये यहाँ पर रुकता, अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता और अगर ये यहाँ पर रुकता, तो डिस्टेंस कितना होता, ये 10 है, और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कुछ होती 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाता, डिस्टेंस 10 + 12। ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता, डिस्प्लेसमेंट तो बेटा शॉर्टेस्ट लेंथ होती ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से छोटी ही होती। ये होते कुछ 8 मीटर, तो 8 मीटर इस तरह से हो जाता। बात आई समझ में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन में बराबर होते हैं, जब अरे यार स्ट्रेट लाइन लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। ओके। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जो भी बातें अगर रह गई होंगी वो मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करो, कमेंट्स करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके। और बड़े आइंस्टीन जो चैनल का नाम है उसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। ओके। थैंक यू बेटा।